किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। पीठ हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि धोखा हो या शाबाशी हमेशा पीठ पर मिलती है। तो साथियों, मैं आज आपके सामने एक कहानी पेश करना चाहता हूँ, और उस कहानी को सुनाने का मेन मकसद क्या है वो मैं वीडियो के आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। एक व्यापारी था और उसका प्रेम विवाह हुआ था, और दोनों कपल्स बहुत अच्छे तरीके से अपना वैवाहिक जीवन को व्यतीत कर रहे थे। और जो ये इनकी वैवाहिक जीवन की कहानी थी, ये पूरे नगर में फेमस थी, और उनके कपल गोल पूरे जगह फेमस हो रखे थे। और जिस नगर में वो रहते थे, वहाँ की जो मसाले थी वो रात को बंद हो जाती थी, पर इनके घर की जो मसाले थी वो हमेशा जलती रहती थी। उनके छत पे मसाल लगी हुई थी, वो हमेशा जलती रहती थी। ये बात वहाँ के राजा को भी पता थी कि इनकी जो लव स्टोरी है, जो इनका वैवाहिक जीवन है, बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो रहा है। अब एक दिन राजा और रानी अपने महल की छत पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने अपने नगर को देखा, और नगर की सारी मसाले बुझ चुकी थी। तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही मसाल जल रही है, जो उस व्यापारी के घर की मसाल है। तो इस तरह राजा जो था वो अपनी रानी के साथ डिबेट करने लग गया कि ये इनका जो वैवाहिक जीवन वो इसलिए चल पा रहा है क्योंकि जो वो लड़का है वो व्यापारी है, बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है। तो रानी ने काउंटर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, इनकी वैवाहिक जीवन सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि जो वो लड़की है वो बहुत समझदार है, वो बहुत संस्कारी है, उसको पता है कि अपना घर कैसे चलाना है। तो इस तरीके से काफ़ी देर तक उन दोनों में बहस होती रही। सुबह मॉर्निंग में राजा रानी ने अपना जो नौकर था, अपनी दासी थी, उसको उस व्यापारी के पास भेजा। तो जो दासी थी उस व्यापारी के पास जाती है और कहती है कि मुझे ये कहते हुए बड़ी लज्जा महसूस हो रही है। तो जो व्यापारी कहता है कि बोलिए, आप जो कहना चाहती बेफिक्र होके बोलिए। तो दासी ने कहा कि जो रानी है वो आप पर मोहित हो चुकी है और वो आपसे शादी करना चाहती है। अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं, तो जो रानी है वो आपसे शादी कर लेगी। तो जो व्यापारी था उसने कहा कि मैं अपनी पत्नी पर ऐसी 1000 रानियां कुर्बान कर सकता हूं, पर मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी की जीवन भर सेवा करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। और ये कहते हुए उसने रानी का जो प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया। अब बारी राजा की थी। राजा ने अपने नौकर को वहां भेजा, और उस नौकर ने रानी को जो वो स्त्री थी, जो वो महिला थी, उसको कहा कि राजा आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो क्या आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करती हैं। तो फौरन उस महिला ने कहा कि हाँ, मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ। ये कहते ही उसने ये कहा कि आज रात को 2 से 3 बजे के बीच में मैं अपने पति की हत्या कर दूंगी, और जो हमारे छत पर मसाल जल रही है वो बुझ जाएगी, तो समझ जाना कि मैंने अपनी पति की हत्या कर दी है। इतना कहते ही उसने उस जो नौकर था उसको भेज दिया। अब ये बात जब राजा को पता चली, तो उन्होंने अपनी सेना की एक टुकड़ी को तैयार कर दिया कि अगर जैसी हत्या होती है वो फौरन जाके उस व्यापारी को बचा लेंगे। अब रोजमर्रा की तरह वो व्यापारी घर पहुंचता है, अपनी पत्नी से बात करता है, और सोने की तैयारी होती है। और इसी बीच जो वो लड़की रहती है, वो महिला रहती है, वो अपनी पति को फांसी देना शुरू कर देती है, उसको फांसी के फंदे पर लटकाना शुरू कर देती है। और जो मसाल थी वो 2 से 3 बजे के बीच में ये बंद होना शुरू हो जाती है और एकदम से बुझ जाती है। ये देखते ही राजा अपने सेना की टुकड़ी को भेजता है, और जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है सेना की टुकड़ी, अनफॉर्चुनेटली जो वो व्यापारी था उसको बचा नहीं सकते, और व्यापारी मर जाता है। ये खबर जब राजा को पता चलती है तो बिल्कुल वो बहुत गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो एकदम से अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को कहता है कि मैं शिकार पर जा रहा हूँ, और मुझे इस नगर में कोई भी स्त्री नहीं चाहिए,
सबका मर्डर कर दो, सबका कत्ल कर दो। उनकी बात सुनकर, राजा की बात सुनकर जो व्यापारी, जो वो मंत्री था, बड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कैसा फैसला ये राजा ले रहा है, ये राजा पागल हो चुका है। वो कुछ नहीं बोल पाता, बट राजा शिकार के लिए चला जाता है। अब जो वो मंत्री था बड़ा परेशान होकर अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी समझ जानते कि उन्हें क्या करना है। पिताजी कहते हैं कि बेटा पहले तो, राजा बहुत गुस्से में, पहले तो आप छुप जाओ कहीं पर। तो जो वो बुद्धिमान मंत्री था वो छुप जाता है। और जब शाम को राजा आता है, राजा देखता है कि उसके नगर में पहले की तरह हमेशा जैसे ही चलता था वैसे ही चल रहा है। सारी औरतें, सारी महिलाएं आराम से घूम रही है। राजा इसको देख के और क्रोधित हो जाता है और सीधे उस मंत्री को ढूंढता है। मंत्री कहीं नहीं मिलता है तो वो उसके घर जाता है। घर पे जाने के बाद वो उसके पिताजी को बोलता है कि वो मंत्री कहाँ है मेरा। उसके पिताजी कहते हैं कि राजा जी पहले बैठिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो राजा जी कहते हैं कि चलो ठीक है, बात बोलिए, क्या बात करनी मुझसे। तो वो कहता है कि मैं आपके पिताजी के साथ काम करता था, मैं भी आपके पिताजी का मंत्री हुआ करता था किसी समय में। और मैं एक बार शिकार पर गया था आपके पिताजी के साथ, और मैं रास्ता भूल गया था। रास्ता भूलने के बाद मैं जंगल के अंदर घुसता चला गया और मुझे वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। सडनली मैंने देखा कि कोई हट्टा कट्टा नौजवान आता है और मेरे ऊपर रस्सी फेंक देता है और मुझे कैद कर देता है। वो मुझे ले जाकर एक कब्रिस्तान की तरफ ले जाता है और मैं समझ जाता हूँ कि मेरी मृत्यु अब निश्चित है, मेरा अंत समय आ चुका है। तो वो मुझे नीचे निकालता है अपने घोड़े से और कहता है कि चलो एक गड्ढा खोदो। तो वो दोनों मिलकर गड्ढा खोदते हैं। वो दो दो कब्र खोदता है, दो कब्र खोदता है और एक कब्र वहां पहले से ही रहती है। और ये करने के बाद वो कहता है कि चलो मेरी सहायता करो, और बगल से एक लाश को लेके आता है, जो अभी अभी फ्रेश लाश थी, उसको लेके आता है और कहता है कि इस लाश को यहाँ पर दफनाना है। तो जब वो उस लाश को दफना देता है, अब वो समझ जाता है कि इसने एक लाश को दफना दिया है और दूसरा जो गड्ढा खोदा वो मेरे लिए खोदा हुआ है, यहाँ पर मुझे दफनाएगा। ये सोचकर मंत्री जो है बहुत डर जाता है। अब जिस व्यक्ति ने अपने चेहरे पे नकाब ओढ़ रखा था, अब वो अपना नकाब हटाता है तो वो मंत्री देखता है कि सुंदर सी लड़की उस नकाब के पीछे होती है। वो बड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो वो लड़की कहती है कि ये कब्र मेरे पति की है, और ये जिसकी मैंने हत्या की एक राजकुमार है। इसने मुझे पाने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी थी, और ये राजकुमार आपके ही राज्य का है, और मैं जानती हूँ आप मेरे राज्य के मंत्री हैं, और मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। जब मैं मरूं तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी लाश है वो मेरे पति के कब्र के साथ दफनाई जाए, ताकि मैं अपना जो जीवन मैंने खत्म किया है अपने पति के साथ खत्म करूं। ये कहते हुए वो अपना गला काट देती है। तो जो महामंत्री था, जो मंत्री था, वो राजा को कहता है कि आपने एक स्त्री के, जो आपने देखा कि एक स्त्री ने अपने पति की हत्या की ताकि वो रानी बन सके, और दूसरी स्त्री ने अपने उस राजकुमार की हत्या की जिसने उसको पति को मारा। तो उस दिन मुझे प्यार का मूल्य समझ में आ गया। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई एक गलत काम करता है तो उससे आप नफरत मत करिए। अगर कोई लड़की गलत करती है तो पूरी नारी समाज से आप नफरत नहीं कर सकते, या कोई लड़का गलत कुछ कर रहा है तो आप पूरे पुरुष समाज से नफरत नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मेन मकसद था इस कहानी को बताने का कि आजकल ज्योति मौर्य की कहानी बहुत चल रही है, और हर कोई कह रहा है कि अपनी पत्नी को मत पढ़ाओ, उसको सरकारी नौकरी की तैयारी मत करवाओ। तो ये बहुत गलत है। मैंने आंकड़े देखे तो 137 लोगों ने अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी, उनकी यूपीएससी की तैयारी छुड़वा दी,
सिर्फ इस वजह से कि एक वो लड़की थी जिसने अपने पति को छोड़ दिया। पर ये गलत है। हर कोई अच्छा होता है, हर कोई बुरा होता है। ज्योति ज्योति मौर्य जैसे कई लड़कियां आपको आने वाले टाइम पर मिलेंगी। ऐसा नहीं कि लड़कियां ऐसे ही ना मिले, और ऐसे लड़के भी मिलेंगे जिन्होंने अपने पति को छोड़ा हो। हर कोई गलत भी है, हर कोई सही भी है। तो आप जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जो आपकी पत्नी है, जो आपके पति हैं, उस पर विश्वास करिए। जो प्रेम का संबंध है, जो प्रेम का बंधन बहुत पवित्र बंधन होता है। तो इस कहानी से आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको भरोसा करना है। चाहे आप किसी की, जो आपकी पत्नी है, उसको पढ़ाइए, उस पर विश्वास करिए। विश्वास पे सारी डोर टिकी होती है किसी के जीवन की। तो पैरामेडिक्स ग्रोथ ने जो कहानी आपको सुनाई है, उसका यही मकसद है कि इस बात को समझिए और पॉजिटिव वे में लेके जाइए। अगर ज्योति मौर्य भी है, तो कई ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने अपने पति के लिए कुर्बानी दी है। एक लड़की की वजह से हम पूरे समाज को जज नहीं कर सकते हैं। मैं ज्योति मौर्य को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, क्योंकि रियलिटी हमको भी नहीं पता है। हमने भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सुना हुआ है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सच किसी को नहीं पता है। जब तक सच सामने नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किसी को जज मत करिए, अपनी पत्नी पर विश्वास करिए, अपने पति पर विश्वास करिए। यही इस कहानी का माध्यम था। उनको पढ़ाइए, उनकी अच्छी तैयारी करवाइए। होप्स हो कि वो और अच्छी नौकरी करे। उनको विश्वास में रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।